हेलो फ्रेंड्स, अपने अध्याय आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर वाले में भी पढ़ाई की थी कि स्वास्थ्य कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया था। अब हम लोग स्वास्थ्य की आधारित संरचना से संबंधित और बाकी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझिए कि स्वास्थ्य से मतलब क्या होता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि कोई बीमार नहीं पड़ा हुआ है तो वो स्वस्थ है ना। अब जो व्यापक परिभाषा आती है उसमें बीमार ना होना तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नो डाउट, लेकिन साथ में अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाना। अपना पोटेंशियल को अचीव कर पाने का मतलब समझ रहे हैं कि जो इंसान जो कुछ कर सकता है वो चीज कर पाए। तो शिक्षा उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पर, नॉलेज लेवल पर उसको सामर्थ्यशाली बनाती है, और साहस में शारीरिक जो सामर्थ्य है वो अपनी उस सामर्थ्य पर लगातार काम कर पाए। और तो एक तरह से राष्ट्र के निर्माण में इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्वस्थ जनशक्ति बन जाती है। इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत मैटर करता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं। सिर्फ बीमारियों का ना होने को स्वास्थ्य नहीं बोला जाएगा, या इसकी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, या ये समाज स्वस्थ है। अपने अपने जो पोटेंशियल है, जो अपना पोटेंशियल को समझ रहे हैं, क्या बोलेंगे, अपने सामर्थ्य को, तो उसको प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो अब बात ये आती है इंपॉर्टेंट क्यों है। सिंपल बात है, देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक होता है शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट भी। जो मानसिक हेल्थ होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शारीरिक और मेंटल तो अलग नहीं है, ठीक है। एक अ साउंड बॉडी रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी, अ साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो एक अच्छा मस्तिष्क जो है वो एक अच्छे शरीर में ही रहता है। और दोनों ही चीजों को देखेंगे अगर आप, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुख समृद्धि के लिए। खुश नहीं रह सकते अगर आपका पैर टूटा हुआ है, आपका हाथ टूटा हुआ है, या आप मानसिक रूप से परेशान है, तो किसी भी हालत में आपके सुख समृद्धि का सबसे जो अच्छा मापदंड वो मिलेगा। हम लोगों के यहाँ भी कुछ तरह की कविताएं चलती है, तो एक ऐसी भी आती थी, पहला सुख निरोगी काया, 7 सुखों को गिनाया गया उसमें, दूजा घर में हो कुछ माया, इस तरह का चलता है। तो उसमें भी पहला सुख जो आइडेंटिफाई किया गया वो स्वस्थ है, आपको स्वास्थ्य है, स्वस्थ रहना। और बहुत रिलेवेंट भी, आपको सीधे सीधे पता है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री भले ही हो, अगर उसको भी कुछ प्रॉब्लम है, बीमार है, तो उसको भी बीमार लगेगा। अभी गृह राज्य जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको कोविड-19 हो गया था तो उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मुकेश अंबानी है, उनको भी कुछ हो जाएगा तो उनको सहना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य ऐसी चीज है जो एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्पीसीज के हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, और हम सारे को ही बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। बहुत सारे लोग, कई पॉलिटिशियंस की डेथ हुई है अभी इंडिया में कोविड-19 की वजह से। तो होता क्या है कि जो स्वास्थ्य है वो सारे ही लोगों को उनके सामर्थ्य से बहुत कम स्तर का ही काम कर पाने के लिए मजबूर कर सकता है, अगर खराब स्थितियां हैं तो, ठीक है। तो इसलिए आप समझ लीजिए, और व्यक्तिगत स्तर पर पूरा सुख और शांति जो है वो सब बेकार हो जाता है। अच्छा, पैसे का महत्व नहीं रहता। बहुत, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन उसके पास बिल्कुल कुछ ऐसा हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका हाथ कट जाता है, तो बहुत दर्द भी होगा, और उस चीज को ठीक कर पाने में पैसे हैं उसके पास बहुत सारे, तो वो इलाज करा लेगा ठीक से। लेकिन फिर भी, तो यहाँ पर दो तरह की चीजें आती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्यूरेटिव, कि आप बीमार हो चुके हो, फिर आपको क्योर करना है, आपका एक्सीडेंट हो चुका है, फिर आपको ठीक करना है। और दूसरा होता है प्रिवेंटिव, आप पहले से ही बीमार कम पड़ो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव को हिंदी में निवारक बोला गया है, और क्यूरेटिव को आरोग्यकारी बोला गया है, कि आपका जो रोग उसको सुधार दिया जाए। तो आप क्यूरेटिव मेडिसिन बहुत अच्छे से ले पाओगे, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगा, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो वो कष्ट ना हो, इस तरह की चीजें बनाने की कोशिश करना, और अगर हो जा रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी निवारण हो पाए, और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी इन सुविधाओं का लाभ उठा पाए, ये उद्देश्य था। कब उद्देश्य था, तो हमारे यहाँ पर हुआ क्या है कि योजनाबद्ध विकास की बात की गई थी, जो हम लोगों ने अपनी बुक के चैप्टर के जो स्टार्टिंग के चैप्टर से उसमें बात कर रखी थी। प्लानिंग्स हुआ करती थी, पंचवर्षीय योजना बना करती थी। तो उसमें ऐसा सोचा गया था कि भले ही कोई इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है, और इस वजह से उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी इंसान को पैसे ना होने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रहना पड़ जाए, ये तो बहुत दुख की बात है। और अभी मजबूरी, आप जो रियलिटी है वैसा भी देखेगा कि बहुत सारे लोग हैं बीमार पड़ने पर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, और बहुत क्राउडेड है। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलता, सरकारी अस्पतालों में बिना सिफारिश के आपको एडमिट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने जितने बेड्स है, जितनी सुविधाएं, उससे बहुत ज्यादा लोग हैं। वही है कि 1 अनार 100 बीमार। और साथ में
जो दूसरी समस्या आती है फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, वहां पर खर्चा बहुत होता है, तो ऐसे में वो लोग उधार ले लेते हैं। उधार लेने के बाद से वो जीवन भर उस उधार को चुकाते रह जाते हैं। ठीक, हम लोगों ने इंडेटनेस की बात की थी, जिसमें बोलते हैं कि सूदखोर लोगों से गांव वगैरह में लोग उधार ले लेते हैं, फिर जीवन भर उनका यही बेचारों का दुख चलता रहता है, और कई लोग तो मर जाना प्रेफर कर लेते हैं। इतने दुख की बात है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनको लगता है उधार लेकर के तो फिर जिल्लत की जिंदगी जीने से फायदा अच्छा है कि हम बीमार पड़े पड़े मर जाएं। तो कई लोगों की स्थिति इस तरह की भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा उद्देश्य था कि कोई भी वंचित ना रह जाए, वो हम पूरा नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए, क्या स्थिति है, इसकी हम लोग बात अगले वीडियो में करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि सीधे तौर पर राष्ट्र की जो समग्र समृद्धि है ना और विकास, उससे भी संबंधित होता है स्वास्थ्य। भूखमरी की भी बात हम लोगों की थी, और उसमें एक गीत भी आता था, जिस देश का बचपन भूखा उस देश की जवानी क्या होगी। और साथ में अगर आपके जो श्रम शक्ति है वो स्वस्थ नहीं है, तो लोग काम कैसे कर पाएंगे, प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, वस्तुओं और सेवाओं का कम से कम उत्पादन होगा। और अगर पूरे सामाजिक और अर्थव्यवस्था के स्तर पर बहुत कम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, तो सारे लोग ही गरीब रहेंगे। गरीबी को कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, कई तरह से डिफाइन किया था, जिसमें एक चीज आती थी कि अपने जीवन स्तर को ऊपर ले जाने के लिए हमें कई वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, और अगर उनकी आपूर्ति नहीं है, बना ही नहीं रहा है कोई, तो भी गरीबी रहेगी। तो इस वजह से आपको क्या समझ में आता है कि पूरा पूरा देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत स्तर पर भी इंपॉर्टेंट है और देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 20वीं शताब्दी जो हुई है ना, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ मालूम है? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 20वीं को सोचने लगते हैं कि 2000 के बाद की बात है। नहीं, वो 21वीं शताब्दी हो गई। 20वीं का मतलब क्या हुआ, 19 साल के हो जाते हैं फिर हम 20वीं साल में पढ़ते हैं। ऐसे ही 1900 के बाद से 1999 तक का, 2000 से जस्ट पहले तक का ये जो 100 वर्ष का पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 20वीं शताब्दी। और पूरे मानव इतिहास में वैश्विक स्तर पर भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक रिवोल्यूशनरी सेंचुरी रही है। किस टर्म्स में? मेडिकल साइंस के टर्म्स में। एक एक व्यक्ति को हम लोग एक ही अलग अलग तरह से उसको टेस्ट करते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो पूरा मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, जिसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया गया है। पहले जैसे आजकल शिक्षा भी दी जाती है बहुत हद तक कि एक ही साथ सारे लोगों को पढ़ा दिया गया, ये नहीं समझा गया कि किसको कहां पर दिक्कत आ रही है, किसको क्या समझना है। तो पर्सनलाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही पहले क्या होता था, सारे लोगों को एक जैसी दवाई दे दी जाती थी। अभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि किसको किस तरह की समस्या आ रही है, तो उसकी उस तरह से टेस्टिंग होती है, और काफी हद तक एक सिस्टमैटिक मैनर में इन सारी चीजों को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। और इसी वजह से भारत में हम लोग स्मॉल पॉक्स से बड़ी बड़ी चेचक हो जाती थी, उसको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स उससे भी छोटी होती है, तो स्मॉल पॉक्स था उसको हम लोगों ने कभी खत्म कर दिया। पोलियो को भारत ने खत्म कर दिया। कुष्ठ रोग, राहुल द्रविड़ साहब थे, मेरे बहुत फेवरेट क्रिकेटर थे, वो भी ऐड किया करते थे, एनबीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ करके एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जिसको हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया। इरेडिकेट मतलब करना, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया अपने समाज से, उखाड़ फेंका बीमारियों को। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। हमारे देश में औसत उम्र 44 वर्ष के आसपास थी आजादी के समय, आप देखेंगे, और अभी देखिए तो लगभग 69 साल की हो गई, 70 साल के आसपास पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाया करती थी। शिशु मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है, इन सारी चीजों की हम लोगों ने बात की थी। तो होता क्या है कि 20वीं शताब्दी में बहुत कुछ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वही है ना कि अभी भी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। और जो बहुत कुछ हुआ है वो कई देशों में बहुत अच्छा हुआ। अभी हम लोग देखेंगे भारत की ही और बहुत सारे देशों से तुलना कराएंगे तो वहां पर बहुत सारे पैरामीटर्स में हमें अपनी स्थिति बहुत खराब दिखाई पड़ती है। पैरामीटर्स मतलब मापदंड। तो किसी देश में कैसा स्वास्थ्य है लोगों का, इसको कैसे नापा जा सकता है? तो हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसे मापदंड बनाए हुए हैं जिनको देख करके हम समझ पाते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। ठीक है, एग्जैक्टली नाप पाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से देख रहे हो। तो उसी में हमारे जो मापदंड बहुत महत्वपूर्ण है वो है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं इसको। दूसरा है मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनिटी, जैसे वही प्रेगनेंसी के नियोनेटल होता है उस समय पर, उसके बाद में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, इस तरह की चीजें। फिर तीसरा आता है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप कितने वर्ष तक जीवन जीने की उम्मीद है किसी देश में रहने वालों को। तो हमारे 69 साल है, जापान में 81 के आसपास है। तो वो भी हमें बताता है कि यहाँ पर लोग किस तरह से कितना लंबा जी सकते हैं। और फिर पोषण स्तर, इसमें हमें बहुत दुख की बात है, हमारे यहाँ हालत बहुत खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा 102वां स्थान था अभी, जिसमें दो चीजें होती है, एक होता है स्टंटिंग और एक होता है वेस्टिंग। स्टंटिंग मतलब अपनी कद काठी छोटी रह जाना, वेस्टिंग मतलब बहुत ही कमजोर हो जाना। इसमें भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे आसपास के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे थे। तो ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसे ही आ जाता है हमारा कि संक्रामक और जो गैर संक्रामक है, असंक्रामक, ऐसी बीमारियों का कितना ज्यादा फैलाव हो रहा है, कितनी ज्यादा उसकी आवृत्ति है। तो जितना तेजी से फैलाव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका पब्लिक हेल्थ है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। इनसे होता क्या है, इनसे हम लोग एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, अच्छा अब समझिए,
लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। जब राजा थे ना, एक मूवी आई थी उसमें गाना था, राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र है, ठीक है। तो जब राजतंत्र हुआ करता था उस समय पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि किसी सारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये लोगों का अधिकार है, अधिकार नहीं माना जाता था। आप खुद से अच्छे से रहो, आपको वैद्य के पास जाने को मिलेगा। हमारे यहाँ पहले नीम हकीम ये सारे लोग हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, लेकिन स्वास्थ्य आपका एक अधिकार है, ये नहीं था। अभी क्या है, जो नई विचारधारा आई है, नई विचारधारा का मतलब ये आजकल की विचारधारा नहीं है, पिछले 50, 100, 150 साल में कि धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। 150 साल पहले तो खैर नहीं था, पिछले 100 साल से कुछ कुछ जगह पर होना स्टार्ट हुआ, फिर हमारे देश में माना गया। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 21 आता है, जीवन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो उसमें भी हम लोगों ने अच्छे हेल्थ का, अच्छे स्वास्थ्य का जो अधिकार है उसको एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट मान लिया है। और वो उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी होगी? स्टेट को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको उपलब्ध कराई जाए। ठीक, अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम लोग तो आधारिक संरचना की। आधारिक संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या क्या मतलब, आप ये समझिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हॉस्पिटल्स आते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे अस्पताल हैं और वो काफी अच्छे अस्पताल हैं, वहां पर सारी सुविधाएं मिल रही है आपको। सिटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, पीएचसी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं हम लोग, अभी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। यहाँ पे ना डॉक्टर मिलता है, ना नर्स मिलती है, ना पैरामेडिकल स्टाफ मिलता है, और एक्सरे मशीन भी नहीं होती है। ठीक, डॉक्टर्स तो मिलने चाहिए, उनकी नियुक्ति होती है। डॉक्टर्स इतने नहीं है तो आपको नर्स तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, उनकी नियुक्ति होती है, लेकिन वो भी नहीं मिलते, एब्सेंट पाए जाते हैं। एब्सेंट मतलब वहां पर रहते नहीं है, क्योंकि गांव वगैरह में रहना होता है और ये लोग अपने किसी टाउन में या शहर में रह रहे होते हैं, तो पहुंचते ही नहीं है। तो होता क्या है, गांव और शहर में बहुत बड़ा डिवाइड है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पॉइंट मेरा ये है यहाँ पर बताने का कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जब सोचते हैं हेल्थ में तो क्या क्या आता है हमारे दिमाग में? अस्पताल आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, है ना, फिर नर्सेस आ जाती हैं, फिर पैरामेडिकल स्टाफ होता है। पैरामेडिकल को हम लोग हिंदी में लिख देते हैं अर्ध करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अर्ध चिकित्सा कर्मी। पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है ना, उनको भी अर्ध सैनिक बल बोलते हैं। तो पूरी तरह से जैसे सेना होती है, आर्मी होती है, वो एकदम बॉर्डर पर काम कर रही होती है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं वो भी उनको सुविधाएं भी थोड़ी कम मिलती हैं, वो अलग तरह का एक इशू है, लेकिन उनको हम लोग बोलते हैं अर्ध सैनिक बल। ऐसे ही पैरामिलिट्री स्टाफ हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध चिकित्सा कर्मी। और साथ में क्या क्या होता है? कितने बेड्स हैं, ठीक है। अभी वेंटिलेटर्स वाली इशू आया था कोविड-19 के टाइम पर, तो वहां पर हमें बेड्स का नंबर कितना कहां पर ये समझ में आ रहा था धीरे धीरे करके। फिर जरूरी उपकरण है या नहीं है, और दवाओं का हमारे यहाँ पर काफी अच्छा काम चलता है। वैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो बहुत एक्सपोर्ट करती है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर ने काफी अच्छा उसमें काम करना स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीजें और भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स उनको जोड़ करके हम लोग बोलते हैं क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो क्या क्या जाता है इसमें? अस्पताल है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, बेड्स हैं, और जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं वो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ये सारा मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, अच्छा, अब समझिए कि ये सारी चीजें अगर कहीं पर हों तो हम ये मान सकते हैं क्या कि उस देश में जो लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे? सोचिए, अब खूब सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस भी काफी पढ़ी लिखी हैं, सारे लोग, मतलब जो होना चाहिए वो है। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि देश में स्वस्थ हों लोग। क्यों नहीं जरूरी है? अगर देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब इतना महंगा है, और अगर बहुत महंगा है तो बहुत सारे लोग देश में ऐसे हैं जो इन सारी सुविधाओं का फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो देश में स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं कही जा सकती। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन एक्सेसिबल ही नहीं है। आपके पास खाना हो, बहुत अच्छे अच्छे खाने का व्यंजन रखे हुए हैं, लेकिन वो खा ही नहीं सकते। खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी के 98 लोग देखेंगे बैठ करके। तो उसमें ये नहीं बोला जा सकता कि सारे लोगों का कुपोषण खत्म हो गया, सारे लोगों को बहुत अच्छा खाना मिल रहा, नहीं बोल सकते हम। ठीक, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा इशू आता है, खास तौर से एक ऐसे देश में जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। और यहाँ पर हमारे यहाँ एक टर्म आता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट मतलब आप जेब से कितना खर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस बहुत कम लोग कराते हैं। अभी हम लोग अमेरिका और बाकी कंट्री से तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारी स्थिति है। अच्छा, अब इसी में हमारे देश में क्या स्थिति है, इन सारी चीजों की इसकी बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो एक जो बेसिक आइडिया था, स्वास्थ्य क्या होता है, देश में क्यों जरूरी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। और इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को एक्चुअली अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।